गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अपक्रू वनडे एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अपने लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही मन से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और इसी क्रम में मैं आप लोग के लिए आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग के सिलेबस में ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास एक अलग उसका सेक्शन है और प्लस जीएस का अलग सेक्शन है। लेकिन ये टॉपिक जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके जीएस पोर्शन के लिए ही उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही आपका ग्राम समाज वाले पोर्शन के लिए है। क्योंकि देखिए, पंचायत से संबंधित है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, और मतलब मोस्टली आप कह सकते हैं कि ये दोनों सेक्शन में आने की बहुत बहुत चांसेस है। मतलब या इधर से आएगा तो भी आपका लाभ है, दूसरे सेक्शन में आएगा तो भी लाभ है। इसलिए इस सेक्शन को बिना पढ़े आप लोग जा ही नहीं सकते, और यहाँ से क्वेश्चन एकदम श्योर है। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, चलिए देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका क्या है। किसने भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटे छोटे गणतंत्र अथवा लघु गणतंत्र की संज्ञा दी? मतलब जो भारत की ग्राम व्यवस्था है उसको छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में या फिर लघु गणतंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, चार्ल्स मेटकाफ ने दी थी। चार्ल्स मेटकाफ ने 1930 में कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश दिया गया था? यहाँ देखिए निर्देश की बात किया जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर निर्देश देने की बात किया जा रहा है। अभी संवैधानिक दर्जा या फिर कोई बाध्यकारी व्यवस्था की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर निर्देश जो कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में ये बात कही गई थी। अनुच्छेद 40 में आप देखेंगे तो वहाँ पर राज्यों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के तहत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? किस संविधान संशोधन के रूप में? देखिए यहाँ पर संविधान संशोधन की बात किया रहा है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 73 पंचायती राज है। पहली बात तो पंचायती राज का संबंध 73वें संविधान संशोधन से, और नगर पालिका का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन से। ठीक है ना, या तो आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर पंचायती राज की बात किया गया है और उसको एक स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देखिए। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है इस बात को, तथापि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में अंतर आप समझ लीजिए कि जब अनुच्छेद 40 में क्या कहा गया है कि उसमें राज्यों को निर्देश दिया गया था सिर्फ, और 73वें संविधान संशोधन से संवैधानिक बाध्यता बन गई कि आपको गठित करना, पंचायत का गठन करना ही है। ठीक है ना, ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में संवैधानिक दर्जा भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रदान किया गया? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में संवैधानिक दर्जा, देखिए अभी हम लोग ऊपर हमने आपको बता दिया था, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया था। देखिए कि 1993 में, ठीक है, उनको पंचायत जो संवैधानिक दर्जा लागू हो गया था, कब हुआ था? 1993 में। ठीक है, किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1993 में वो लागू हो गया था। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा किया गया है। और ये दोनों अधिनियम देखिए 1992 में लाए गए और 1993 में लागू हुआ। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, देखिए किस वर्ष प्रदान किया गया। तो ऑप्शन में अगर 1992 दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पर लागू करने की बात अगर नहीं किया गया, सिर्फ लाने की बात किया गया, अधिनियम की बात करेगा तो 1992 लगाएंगे, और लागू होने की बात करेगा, ठीक है, तो 1993 लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे आप लोग विशेष रूप से। बस हो गया, चलिए आगे। अगला देखिए क्या है, अनुच्छेद 243G के तहत कितने विषयों को शामिल किया गया? देखिए अगर किसी को पता है, पहली बात कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएगा। ठीक है, तो याद रखिए अनुच्छेद 243 में बहुत सारे सब सेक्शन को बना के मतलब काफ़ी अनुच्छेदों को शामिल किया गया, लेकिन अनुच्छेद 243 का जनरली संबंध पूछा जाए तो ये पंचायती राज व्यवस्था से है। ठीक है, संवैधानिक संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो 243 का संबंध किससे है?
पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था से, ठीक है। तो अब उस आर्टिकल में जैसे 243, फिर 243A, 243B, 243C, उस इसी क्रम में 243G के बारे में पूछ रहा है। ये पंचायती राज व्यवस्था पंचायत से संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। और उस ग्राम पंचायत के सेक्शन में कितने विषयों को शामिल किया गया, तब इसका आंसर हो जाएगा 29 विषय। तो ये ध्यान रखिए 243G आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है और उस ग्राम पंचायत के तहत 29 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 73वां संविधान संशोधन के तहत किस अनुसूची को जोड़ा गया? देखिए अब अनुसूची की बात किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से? 11वीं अनुसूची को, ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ठीक है। 74वां अगर दिया होता तो क्या हो जाता है यहाँ पर? 12वां, ठीक है, 12th, ठीक, ये याद रखिए आप लोग। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित किए गए। ऊपर हमने अभी डिस्कस कर लिया, ये भी आप लोग देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया। आगे देखिए, पंचायतों की संरचना के बाबत कौन उपबंध करने को अधिकृत है? देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पंचायतों की जो संरचना है, मतलब पंचायतों के लिए जो नियम कानून, उसका जो संरक्षण अधीक्षण होना है, उसके लिए कौन अधिकृत है, कौन करेगा उसके लिए व्यवस्था? तो उसके लिए कौन व्यवस्था अधिकृत है? तो उसके लिए आपका राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल। जिस राज्य में पंचायत राज की बात की जाएगी, उस राज्य का राज्य विधान मंडल उसके लिए नियम कानून व्यवस्था, उसको हर एक चीज़ उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत किया गया है। कौन? तो राज्य विधान मंडल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायत का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत 5 वर्ष किया गया है? देखिए सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, इतना अंदर घुस के मैंने इसलिए बताया है क्योंकि ये आपका चूँकि ग्राम विकास, समाज और विकास, इसका आपके लेखपाल एग्जाम का एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए इसमें इस सब अनुच्छेदों को याद करना आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 243E, तो क्या कहा है कि पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष। हम इससे ये क्वेश्चन से ये भी पता चल जा रहा है कि पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया, 5 वर्ष किया गया, और किस अनुच्छेद के तहत? 243E के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन है, तो किन राज्यों में? जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर मध्य स्तर का जो पंचायत गठन है वो नहीं होगा, ठीक है। मध्य स्तर का जो पंचायती व्यवस्था है वो नहीं होगा, उसमें सिर्फ द्विस्तरीय ही रहेगा। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई है ना, त्रिस्तरीय, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी, वहाँ पर सिर्फ द्विस्तरीय पंचायत का गठन किया जाएगा, उसमें मध्य स्तर को नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत त्रिस्तरीय पंचायत की बात की गई? आ गया त्रिस्तरीय पंचायत की बात किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो 243B, ठीक है। जैसे 243, 243A और 243B, मतलब ये तीसरा ही अनुच्छेद है पंचायती राज का, 243B। इसी में कहा गया है कि पंचायत हमारे यहाँ त्रिस्तरीय होगा, ठीक है। कौन सा स्तरीय? त्रिस्तरीय, ठीक है। अगला देखिए, अभी आगे क्वेश्चन में हम लोग ये पाएंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का की सिफारिश किसने की थी, ठीक है। BR मेहता थे, आगे देखेंगे, बलवंत राय मेहता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव, देखिए अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो उपबंध करने को अधिकृत किसको किया गया है? तो राज्य के विधानमंडल को। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आंसर यही है। पर उत्तर राज्य सरकार द्वारा, क्या? राज्य सरकार द्वारा, भाई राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सरकार द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? 243G के तहत, 243G के तहत पंचायतों के चुनाव कराने के हेतु निर्णय लिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में यदि किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या 3000 से अधिक है, मतलब किसी उत्तर प्रदेश में अगर किसी ग्राम पंचायत में जनसंख्या 3000 से अधिक है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या, तो वार्ड सदस्यों की संख्या हमारी कितनी होगी? तो 15 होगी। कितनी होगी? 15 होगी। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं, देखिए आपको सब क्लियर हो जाएगा कहाँ कितना होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत में जनसंख्या 1000 तक होने पर प्रधान के अतिरिक्त, मतलब प्रधान को छोड़कर अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 9 होगी। अगर जनसंख्या 1000 तक है तो 9 होगी। 1 से 2000 तक है तो सदस्यों की संख्या 11 होगी। यदि जनसंख्या 2001 से 3000 तक है तो सदस्यों की संख्या
13 होगी और 3000 से अधिक होगा तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। ठीक है, देखिए यदि जनसंख्या 3000 से अधिक है तो अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? मतलब ये सूची का मतलब राज्य सूची में है कि समवर्ती सूची में है कि केंद्र सूची में है? तो ये आपकी राज्य सूची का विषय है। अभी इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं थी अगर आप पीछे के क्वेश्चन आपको याद होंगे कि इसका निर्देशन अधीक्षण ये सब कौन करता है? राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार ही करता है, तो उसी की सूची में भी होगा। ठीक है, आगे देखिए। 73वें संविधान संशोधन का क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन होगा, यहाँ पर अभिपालन गलत लिख गया है, यहाँ पर ये होगा, सॉरी, देखिए ये होगा आपका अभिपालन। ठीक है, ये लिखाना था, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, छोटा एक मात्रा रहेगा और एक में रहेगा। ठीक है, तो 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन है? मतलब 73वां संविधान संशोधन आपका लागू हुआ तो सबसे पहले अब किसने इसको पालन किया था, किसने अपने यहाँ लागू किया था? तो कौन सा आंसर? मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, आप लोग पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तो नहीं है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993। कब लागू हुआ? तो लागू होने की बात किया जा रहा है। देखिए पहले हमने लागू होने वाला क्वेश्चन आपके बोल दिया था, देखिए यहाँ पर आ गया 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में, ये होगा के रूप में या पंचायती राज दिवस के रूप में। ठीक है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित स्थान दिया गया है? मतलब पंचायती राज संस्थाओं में, ठीक है, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है वो देखिए। तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? 243D के 243D3 के तहत, 243 के D3 के तहत, अनुच्छेद 243 की धारा 3 के तहत महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत पंचायती राज अधिनियम लागू है? यहाँ देखिए पंचायती राज की बात कर रहा है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम की बात, तो किस भाग के तहत? यहाँ देखिए आंसर आपका 9 हो जाएगा, भाग 9 है ना, भाग 9। ठीक है, भाग 9 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। शहरी निकायों को किस भाग के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो भाग 9 का। ठीक है, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो भाग 9। ठीक है, ग्राम पंचायत की बात करें तो भाग 9, और शहरी निकायों की बात करें तो नगर पालिका वगैरह की बात करेगा तो भाग 9 के तहत। ठीक है, भाग 9 के तहत। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है 74वें संविधान संशोधन के तहत। भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन और भाग 9 को 73वें। ठीक है ना, याद रहेगा आप लोग को, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आगे चलिए। प्रश्न क्या है? पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? देखिए यहाँ पर होगा आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा आपका आंसर? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? अरुणाचल प्रदेश में कोई जनजातियों की संख्या ही नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, जनजातियों की संख्या है, माफ़ कीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति नहीं है, अतः पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण नहीं होगा, बस ये होगा आंसर आपका। ठीक है, ये गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या जनगणना 2011 के अनुसार है ही नहीं, फिर वहाँ पर आरक्षण किस लिए दिया जाएगा? ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। सेटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। किन राज्य सरकारों ने स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? देखिए यहाँ पर 1-2 राज्य नहीं है, बहुत सारे राज्य हैं। ठीक है,
तो अगर आप लोग को इनमें से राज्यों की संख्या याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम एक बार पढ़ लीजिए, एक दो बार पढ़ेंगे तो कम से कम ऑप्शन के रूप में जब आएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा जरूर याद रहेगा, हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, देखिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सितंबर 2020 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्य में महिलाओं के लिए 50%, महिलाओं के लिए 50, इतने राज्य हैं, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुरक्षित किए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में कितना है 1/3, 33%, कितना है 33%। ठीक है, याद रखिएगा बिहार में 50% है और बिहार के अलावा कितने राज्य हैं वो आपको मैंने दे दिया है लिस्ट, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है। देखिए ग्राम सभा का अभिप्राय ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में, ठीक है, ग्राम स्तर का जो पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली होती है, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें शामिल या उसमें पंजीकृत लोगों का संबंध ग्राम सभा से होता है। ठीक है, उसमें पंजीकृत लोगों का संबंध ग्राम सभा से है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय स्वशासन में क्या लक्ष्य उनका, विकेंद्रीकरण, शासन का विकेंद्रीकरण, यही हो। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। विकेंद्रीकरण करने का मतलब ये है जैसे किसी एक लोग के पास शक्तियों का केंद्र न होके, समझ रहे हैं ना, किसी एक लोग के पास शक्तियों का सेंटर ना हो। ठीक है, इसी को हम लोग विकेंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, मतलब अब देखिए जैसे सिर्फ अगर केंद्र स्तर पर हमारे यहाँ राज्य होता, राज्य सरकार न होता तो हम लोग का शासन प्रशासन कौन चलाता, सिर्फ केंद्र चलाता, लेकिन नहीं, केंद्र के बाद राज्य सरकार को अपना राज्य संविधान में उनका अपना प्रावधान दिया गया है। उसके बाद फिर से अब एक और आ गया, एक और स्तर आ गया जिसे हम लोग तृतीय तल भी बोलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो ये क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण ही तो है ना, तो इसलिए इसका क्या है, विकेंद्रीकरण करना। देखिए और इसको इलोबरेट किया गया है, अर्थात पंचायती राज जिसको हम स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का सर्वोत्तम व्याख्या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ओके, चलिए आगे देखिए, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन, जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है या शासन है उसका पंचायती राज नामांकन, उसका नामांकन पंचायती राज के रूप में किसने सुझाव दिया था, इसका नाम पंचायती राज रख दिया जाए, किस नेता सुझाव के परिणाम था, तो ये हमारे गांधी जी की वजह से, किसके, महात्मा गांधी की वजह से। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया था, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि एक गाँव के सभी मामले वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक पंचायत द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। देखिए मैंने बता चुका हूँ अभी एक्सप्लेनेशन में आपको, हालांकि यहाँ पर अलग से क्वेश्चन दे दिया था मैंने। बलवंत राय मेहता समिति, किस समिति ने, तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अब यहाँ पर किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की बात की, तो अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। ठीक है, अशोक मेहता समिति, इन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी, किसने की, द्विस्तरीय की बात की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, इन्होंने त्रिस्तरीय की बात की थी, और फिर दूसरे मेहता साहब हैं कौन से, अशोक मेहता, इन्होंने द्विस्तरीय की बात की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था। देखिए ये राजस्थान के नागौर में, तो राजस्थान पहला है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, देखिए और पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। अतः राजस्थान के नागौर जिले में सर्वोत्तम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया, तो 1952। कब लागू किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ भारत में, तो 1952 में। उसके बाद जस्ट 1 साल बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा का भी शुरू हुआ था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब शुरू हुआ था, तो 1953 में। ठीक है,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में। दोनों क्वेश्चन याद रखिए, आपके इसी सेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस समिति ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? किस समिति ने न्याय पंचायत किस समिति ने बनाने की सिफारिश की थी? तो आंसर आपका क्या दिया है, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने जो 1977 में आया था, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की बात की थी और न्याय पंचायत की भी बात अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? सबसे पहले संवैधानिक मान्यता देने की अनुशंसा किसने की थी? तो एल एम सिंघवी समिति थी। कौन सी थी? एल एम सिंघवी समिति। याद रखेंगे आप लोग, एल एम सिंघवी समिति, ये 1986 में आई थिंक, हाँ 1986 में आई थी शायद। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति। इसका क्रम अभी हम आपको देंगे। ठीक है, तमाम समितियाँ आई थी पंचायती राज से संबंधित, इनका क्रम भी पूछता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पंचायत समिति के सदस्य, तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। ठीक है, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त, किसकी? राज्य निर्वाचन आयुक्त। जिस तरीके से हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसी तरह हमारा राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होता है। ठीक है, और उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। और राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या है? तो ये स्थानीय स्वशासन के चुनाव को की देखरेख करता है। ठीक है, पूरा अपने निर्देशन में कराता है। देखिए, पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के। देखिए यहाँ पर क्या पूछेगा, अगर राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए, 243 के तहत, या 243 ट बोलते हैं उसको हिंदी में। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त की, राज्य निर्वाचन आयोग है तो एक, चूँकि राज्य निर्वाचन आयोग ये भी जान लीजिए सिर्फ एक सदस्य होता है, वही एक सदस्य जो होता है उसी को हम लोग राज्य निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, उसकी नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है। ठीक है, और देखिए आगे कह दिया, अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड ए के प्रावधानों के तहत क्या है कि ये स्थानीय शहरी निकायों के लिए, नगरीय निकायों का निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो सिर्फ पंचायतों के लिए है, वो नगरीय निकायों के लिए भी है। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। और इसका प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243 F1 में। अनुच्छेद 243 F1 में बताया गया है, कोई व्यक्ति अगर 21 साल का है तो वो पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, और 18 साल का है तो वोट कर सकता है। वोट करने का अधिकार तो वयस्क मताधिकार आपको पता है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 21 वर्ष चाहिए। ठीक है, अगला, और लोकसभा के लिए आप लोग जानते हैं 25 वर्ष है ना, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कमेंट करके बताइए आप लोग राज्यसभा के लिए कितना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? देखिए ये आपका अंतिम प्रश्न है। अनुच्छेद 243 जेड डी, जिला योजना समिति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो याद रहेगा आपको 243 जेड डी, 243 जेड डी। देखिए बहुत सारे अनुच्छेदों को, हाँ सब आपके 243 से ही संबंधित है जो आज मैंने बताया है, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को 1 या 2 बार कम से कम, चाहे फास्ट करके देख लीजिएगा एक बार देखने के बाद, लेकिन ज़रूर देख लीजिएगा, सारे आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें अंतिम में मैंने कुछ क्रम दिया है जो पंचायती राज समितियों से संबंधित है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर ये सेशन आपका कंप्लीट होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए पंचायती राज समितियों का क्रम दिया है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, है ना, त्रिस्तरीय हमारे यहाँ यही लागू भी है। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। ठीक है,
द्विस्तरीय पंचायत समिति की बात की थी और न्याय पंचायत की भी बात की थी। सब कुछ देखिए, याद करिए पीछे का। GVK राव समिति 1985 में आया था। डॉक्टर LM सिंघवी 1986 में आया था, मैंने बताया आपको 1986 में आया था, और इन्होंने ही सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, LM सिंघवी ने। उसके बाद PK थंगुन समिति आया था, यहाँ पर थंगुन होगा, थगुन नहीं, थंगुन समिति, ये 1988 में आया था। ठीक है, तो इन समितियों का आप क्रम जरूर याद कर लीजिए। बलवंत राय सबसे पहले, अशोक समता उसके बाद, GKV राव उसके बाद LM सिंघवी, उसके बाद PK थंगुन समिति। ओके, इनका क्रम याद कर लीजिए। इस तरीके से आपका ये सेशन कंप्लीट होता है। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया आप लोग इसको 1 या 2 बार कम से कम देख लीजिए, दौड़ा के भी देख सकते हैं। अगर एक बार आपने नॉर्मल देख लिया तो फिर रिवाइज करने के लिए आप लोग इसे दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक आप लोग कर दिया करिए, लाइक नहीं करते हैं, व्यू तो आ जाता है पर लाइक नहीं मिलता। प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।